नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर बुलेटिन में। मैं नेहा सिंह और ये रही पिछले सप्ताह की प्रमुख खबरें। अहमदाबाद भारत की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनी। भारतीय शहर अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 41वें सेशन में इसे भारत के पहले वैश्विक धरोहर वाले शहर के रूप में मान्यता दी गई। अहमदाबाद में हिंदू, मुस्लिम तथा जैन समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया गया। राष्ट्रपति ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के 3 डिजिटल प्रयासों का शुभारंभ किया। पहला स्वयं, जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के जरिए कक्षा 9 से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कोई भी किसी भी समय कर सकता है। इन पाठ्यक्रमों को IIT दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU जैसे संस्थानों के 1000 से ज़्यादा विशेषज्ञ संकाय सदस्यों द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा स्वयं प्रभा, जिसमें स्वयं प्रभा के जरिए 32 DTH चैनलों से 24 घंटे उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। और तीसरा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी प्रमाण पत्र की ऑनलाइन स्थापना सुविधा होगी। देश में ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी होगी। नई वैश्विक विदेशी विनिमय समिति में शामिल होगा भारत। भारत जल्द नवगठित वैश्विक विदेशी विनिमय समिति में शामिल होगा। यह केंद्रीय बैंकरों तथा विशेषज्ञों का मंच है जो ठोस और पारदर्शी फॉरेक्स बाजार के प्रोत्साहन के लिए काम करेगा। यह समिति बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के दिशा निर्देशन में गठित की गई है। BIS के 60 सदस्य केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला वित्तीय संगठन है, जिसमें दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समझौता किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोलकाता में रक्तदान चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने में पश्चिम बंगाल सरकार को सहयोग देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए उपकरण, कर्मचारियों और संचालन लागत के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने पहले चरण के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें चेन्नई और कोलकाता में इस प्रकार के सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अरुण जेटली ने लॉन्च किया आयकर सेतु ऐप। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक नवीन करदाता सेवा मॉड्यूल आयकर सेतु लॉन्च किया है। इसे करदाताओं के साथ सीधे संपर्क करने तथा उपयोगी कर सेवाओं के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया है। यह मॉड्यूल आयकर विभाग के अंतर्गत निहित विभिन्न टैक्स टूल, लाइव चैट फैसिलिटी, गतिशील अपडेट और विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक को एकल मॉड्यूल में संकलित करता है। करदाता महत्वपूर्ण टैक्स अपडेट फॉर्म और अधिसूचनाओं के बारे में नियमित रूप से अपडेट को अपने उस मोबाइल नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। RSS ने शुरू की नई वेबसाइट सेवा गाथा। शिवराज सिंह चौहान ने किया लोकार्पण। बदलते दौर के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी बदलाव आने लगा है। वर्तमान दौर सोशल मीडिया का है और संघ के सेवा विभाग ने भी अपने को इसमें जोड़ने के लिए सेवा गाथा नाम से वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट का संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समन्वय भवन में आयोजित समारोह में लोकार्पण किया। वेबसाइट में संघ के बीते 5 दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कामों और गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। वेबसाइट में संघ से जुड़ने स्वयंसेवकों द्वारा किया जा रहे कामों से समाज में आ रहे बदलाव से जुड़ी कहानियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के देहरादून में आशियाना एनेक्सी का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देहरादून में आशियाना के नाम से मशहूर प्रेसिडेंट एस्टेट में एनेक्सी का उद्घाटन किया। लगभग 804 वर्ग मीटर में बनी एनेक्सी की ये इमारत हरित भवन होने के अलावा आपदा रोधी भी है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह 2 मंजिला इमारत 3 ओर से खुली हुई है। हरित और आपदा रोधी तकनीक पर आधारित इस भवन की आधारशिला 27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ही रखी थी, जिसका निर्माण 10 माह के भीतर ही पूरा कर दिया गया। इसे प्रशक टेक्नो एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने केवल 10 महीने में तैयार किया है। नई दिल्ली में नीति आयोग के सम्मेलन में राज्यों के मुख्य सचिवों से मिले मोदी। नीति आयोग के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों से सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक का आयोजन नीति आयोग ने किया था। बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग के प्रमुख सचिवों ने हिस्सा लिया। इसमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की पहल की गई। बैठक में कृषि सुधार, स्वास्थ्य और पोषण और विकास के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सार्क के कानून और व्यवस्था के मंत्रियों की 8वीं बैठक कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित की गई। सार्क देशों के भीतर यात्रा करते समय सदस्य देशों के नागरिकों के लिए वीजा प्रसंस्करण को आसान बनाने के लिए सार्क के वीजा छूट स्टिकर योजना के विकास और कार्यान्वयन सहित सार्क देशों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में वीजा के उदारीकरण, मादक दवाओं के अवैध व्यापार, मनोवैज्ञानिक पदार्थों और छोटे हथियारों पर चर्चा करने के अलावा आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके सदस्य राज्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह G20 का 12वां संस्करण था। इस साल के G20 शिखर सम्मेलन का विषय शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड G20 समूह विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल हैम्बर्ग में इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रही हैं। G20 देशों के नेताओं ने आतंकवाद और इसके वित्त पोषण के बारे में जानकारी के आदान प्रदान और त्वरित कार्रवाई पर सहमत हुए हैं। G20 नेताओं ने विकासशील देशों में महिला उद्यमियों के लिए $1 अरब तक की विश्व बैंक की वित्तीय योजना को अपनाया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप द्वारा आयोजित एक पहल थी। इस्तांबुल, तुर्की में 22वां विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 22वां विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया गया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तांबुल का दौरा किया। इस सम्मेलन का विषय ब्रिजेस टू आवर एनर्जी फ्यूचर है। WPC का गठन पहली बार 1993 में किया गया था। वर्तमान में यह 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। SBI ने NEFT RTGS शुल्क को 75% तक कम किया। भारतीय स्टेट बैंक ने अधिक से अधिक ग्राहकों को डिजिटल रूप से ट्रांसफर करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS लेन देन के 75% तक शुल्क को कम करने का निर्णय लिया है। यह 15 जुलाई से प्रभावी होगा। देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने तत्काल भुगतान सेवा के माध्यम से 1000 रुपये तक के फंड ट्रांसफर के लिए शुल्क माफ कर दिया है। RTGS के माध्यम से भेजी जाने वाली न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए है। भारतीय वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं के समूह सरस्वती की खोज की। इसका नाम सरस्वती रखा गया है। पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने यह जानकारी प्रदान की। यह खोज अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के प्रमुख रिसर्च जर्नल एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुई। संगठन ने कहा कि यह सबसे बड़े ज्ञात ढांचों में से एक है जो पृथ्वी से 400 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यह लगभग 10 अरब वर्ष अधिक पुराना समूह है। इसरो ने एंटीना टर्मिनल प्रणाली का शुभारंभ किया। जहाज के सहारे समुद्र में तैनात की जाने वाली यह प्रणाली बहुत महंगी और जटिल प्रणालियों के सफल विकल्प के रूप में तैयार की गई है। इसरो के अनुसार एक जहाज के अंतर्गत चलने वाली ये एंटीना प्रणाली 4.6 मीटर लंबी है। यह उपग्रहों की ट्रैकिंग के लिहाज से सभी मौजूदा और भावी ज़रूरतों को पूरा करती है। इस सस्ती और टिकाऊ प्रणाली से सिस्टम इंजीनियरिंग के बारे में भी और पुख्ता जानकारी मिलती है। CBDT और CBEC में वरिष्ठ IRS अधिकारियों की नियुक्ति। वरिष्ठ नौकरशाह अरविंद मोदी और बजरंग दास बिश्नोई आयकर विभाग के शीर्ष नीति निर्धारक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जबकि जॉन जोसेफ और 3 अन्य अधिकारी केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC में सदस्य बनाए गए हैं। CBDT के एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। CBEC अप्रत्यक्ष करों के संबंध में शीर्ष नीति निर्धारक समिति है।
राजीव दुबे जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बोर्ड के लिए चुने गए। महिंद्रा एंड महिंद्रा में HR एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज के समूह के अध्यक्ष राजीव दुबे जिनेवा के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बोर्ड के लिए चुने गए हैं। ILO गवर्निंग बॉडी एक शीर्ष स्तर की नीति बनाने और निरीक्षण करने वाली संस्था है, जिसमें 56 सदस्य शामिल हैं, जिसमें नियोक्ता से 14 सदस्यों, ट्रेड यूनियन से 14 और सरकार से 28 सदस्य शामिल हैं। मुकेश कुमार जैन ओरिएंटल बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए। केंद्र ने मुकेश कुमार जैन को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 वर्षों की अवधि के लिए की गई है। इस नियुक्ति से पहले जैन पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। वियतनाम में विश्व का पहला सओला प्रजनन केंद्र बना। सओला प्रजनन के लिए वियतनाम में दुनिया के पहले केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। सओला गंभीर रूप से दुनिया के दुर्लभ बड़े स्तनधारों में से एक है, जो केवल वियतनाम और लाओस के अन्नाम रेंज में पाया जाता है। यह केंद्र वियतनाम के थुआ थिएन हाउ प्रांत में बाख मा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। भारत पहली बार एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर रहा। 2017 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 22वें संस्करण थे। यह 6 से 9 जुलाई 2017 तक भारत के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भुवनेश्वर एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला तीसरा भारतीय शहर था। 45 देशों के लगभग 800 एथलीटों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस बार भारत ने एशियाई एथलेटिक्स में पदक जीतकर इतिहास बनाया। भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन 5 स्वर्ण पदक हासिल किए और शीर्ष पर रहते हुए टूर्नामेंट का समापन किया। भारत ने कुल 12 स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत ने टूर्नामेंट में कुल 12 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 12 कांस्य पदक हासिल किए। मिताली राज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। ICC महिला वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मिताली ने इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड्स के 5992 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। मिताली ने यह कारनामा 183वें वनडे मुकाबले में किया है। ICC महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में मिताली ने यह रिकॉर्ड बनाया। इस मैच में मिताली ने 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 69 रनों की पारी खेली। ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय मानक खेल शहर स्थापित होगा। ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कलिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी को राज्य की राजधानी में स्थापित करने की घोषणा की, ताकि भविष्य में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आयोजना का आयोजन किया जा सके। प्रस्तावित खेल शहर राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बोली लगाने के योग्य होगा। राज्य के अन्य हिस्सों में खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ 4 उपग्रह स्टेडियम स्थापित करने की घोषणा भी की। ये 4 अन्य नगर निगम कटक, बरहमपुर, संबलपुर और राउरकेला है। रक्षा मंत्री ने ऐतिहासिक 2800 किलोमीटर अभियान पर एक किताब जारी की, गंगा आवाहन। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने गंगा आवाहन द एपिक टेल ऑफ द हिस्टोरिक स्विम नामक एक काफी टेबल बुक जारी की। यह गंगा नदी के पूरे भाग को एक बार में तैरने का पहला मानव अभ्यास था। इस किताब की भूमिका प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर परमवीर सिंह ने इस अभियान के तहत गंगा में तैरकर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाली टीम का नेतृत्व किया था। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया गया। विश्व भर में 11 जुलाई 2017 को जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश विदेश के विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2017 में मनाए जा रहे विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है परिवार नियोजन, लोगों का सशक्तिकरण, देश का विकास। इस विषय से लोगों को परिवार नियोजन के महत्व को बताया जाता है तथा बच्चों के जन्म के उचित अंतराल के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।